Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे जेंडर यानी लिंग। अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां इस एक चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। आसान चैप्टर है, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के और कॉन्सेप्ट को भी हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे कि जेंडर में हमने क्या क्या पढ़ा था जब आपने वीडियो देखी थी। तो सीटेट एक्सपर्ट की सीरीज है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हम डील करेंगे। पहले अभी सीडीपी चल रहा है जिसका ये 3rd चैप्टर है और अगले 10 दिन में होपफुली हम सीडीपी खत्म कर देंगे। ठीक, बीच में मैं कोशिश करूंगी एक दो सब्जेक्ट को स्टार्ट कर पाए। जेंडर और सेक्स दो शब्द आपने सुने हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम भी आते हैं आपके सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी यानी बाल विकास के अंदर, और 1 से 2 क्वेश्चन या तो मैथ्स पेडागोजी में लिंग से संबंधित आ जाएगा या तो हिंदी या इंग्लिश में से किसी में। तो मतलब कह सकते हैं कुल मिला के 3-4 नंबर का टॉपिक बन जाता है ओवरऑल जब आप सीटेट को देखते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे ये वाला सेशन। एक बार मैं देख लेती हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ठीक से या नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। मेरे ख्याल में क्लियर होगी। आज मैंने क्वेश्चंस का टाइप भी थोड़ा सा चेंज कराया है ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो एक बार देखो और बताओ कि चीजें ठीक चल रही हैं कि नहीं, फटाफट से बताओ। और कोई सेशन मेरा आज नहीं हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी थी नहीं, हालांकि मैं मेडिकेशन पे हूँ और ठीक लग रहा है, मतलब अभी पहले से बेहतर लग रहा है। तो जैसे ही सुधरती है होपफुली कल सेशन लूंगी, कल से, है ना। हाँ यार, कोल्ड बहुत ही अच्छा हो गया। कोल्ड क्या, थ्रोट इन्फेक्शन से कोल्ड हुआ है, कल बताया ही था आप लोगों को। तो क्या कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, ये तो एक चीज हुई। अभी मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा ये वाला सेशन तो कर ही लेते हैं। ठीक है बात। सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 9th सेशन है, 9th क्लास है इस एक सीरीज की जो सीटेट को हम स्पेसिफाई करके चला रहे हैं। पेडागोजी वाला जो टॉपिक्स हैं वो तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए देखिएगा, हेल्प मिलेगी। इसके जो पीडीएफ होगी ये चैप्टर की, ये आपको लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए। कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे जेंडर के और कोशिश करूंगी मैं कि कल इसको खत्म कर दें, ये टॉपिक ही निपटा दें। हो सकता है, मुझे लगता है अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये एकमात्र क्लास भी हो सकती है इस टॉपिक की और आज आपको देखने में होपफुली दिक्कत ना हो। हालांकि कल हम अपने टीम से बोलेंगे कि ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं तो बात वही पड़ जाएगी। देखो एक बार क्वेश्चन देखो फटाफट से, इसके बाद हम ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे इस एक क्वेश्चन के बाद। इतने आप इसको ट्राई करो जी, मैं ध्यान रखूंगी तबीयत का। संतोष जी बताइए। बहुत बढ़िया। तो जेंडर क्या है? जेंडर इज ए और एन। जेंडर यानी जेंडर, यहां हिंदी में प्रॉब्लम है, याद रखिएगा इसको, टर्म को आप इंग्लिश में याद रखिएगा। जेंडर या लिंग भी लिख के वो दे सकता है हिंदी में। एक चीज है, आप 2 शब्द पढ़ते हैं, सेक्स और जेंडर। अगर मैं बात करूं यहां तो हिंदी में ज्यादातर समय जब अनुवाद करेंगे तो लिंग ही लिखा मिलेगा दोनों साइड। लेकिन आप क्या करेंगे, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली साइड झांक के देख लेंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल होता है लगभग हर एक पेपर, के सेक्स लिखा है या जेंडर लिखा है। यदि सेक्स लिखा हो तो आप कहेंगे ये जैविक संरचना है, यानी ये बायोलॉजी के हिसाब से है, हमारी बायोलॉजिकल है कि संरचना कैसी है किसी एक शरीर की, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन अगर बात जेंडर की है तो ये समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और ये समाज ने रूल्स भी निर्धारित किए हैं, बाकी सारी चीजें भी। तो ये सामाजिक हो जाएगा अगर जेंडर की बात की जाए, और सेक्स बायोलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश हिंदी में दोनों को लिंग कह सकते हैं, तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लीजिएगा। यदि यहां जेंडर है तो सिंपल आंसर हो जाएगा एक सामाजिक संरचना है। जो सीटेट का टॉपिक है वही अपने आप में उसका नाम है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर आप सिलेबस चेक करेंगे सीटेट का, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। ठीक, सोशल कंस्ट्रक्ट कहलाएगा ये, सामाजिक संरचना या रचना कहलाएगी। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जो जैसी हमारी बायोलॉजी है, जैसे हम जैविक रूप से बने हैं, उसको हम सेक्स कहते हैं। इंग्लिश की बात कर रही हो, है ना। तो ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट हुई। अगर इस यहां ऊपर सेक्स लिखा होता जेंडर की जगह, तब आंसर ए ऑप्शन हो जाता। ठीक, जेंडर क्या है, हमने समाज में हमने रूल्स निर्धारित कर दिए कुछ कि भाई महिलाएं हैं तो ये काम करेंगी, पुरुष हैं तो ये काम करेंगी, महिलाएं हैं तो ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष हैं तो ये कपड़े पहनेंगी, महिलाएं हैं तो ये भाषा बोलेंगी और पुरुष हैं तो ये भाषा बोलेंगे, जबकि उसका कोई खास संबंध सेक्स से नहीं है, बायोलॉजी से नहीं है, है ना। बायोलॉजिकल एंडोमेंट क्या है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी, या इस तरीके की चीजें जो हमारी बायोलॉजी ने निर्धारित की हैं, जो समाज ने नहीं। खाना कोई भी बना सकता है, ये बिल्कुल एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि खाना सिर्फ महिलाएं बनाएं घर में। ये क्या हुआ, एक जेंडर की बात हुई, यानी सामाजिक रचना हुई, सामाजिक संरचना हुई। ठीक, क्लियर हो गई बात? होपफुली ये बात यहां तक की आपको क्लियर हो गई होगी।
फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है विपिन शर्मा हमारे साथ, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आर्थिक संरचना, तो हम इसको आर्थिक संरचना क्या है? आर्थिक संरचना तो सोशल स्ट्रेटा वाली चीजें हैं कि कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई ये है वो, इसका लिंक से तो कोई मतलब नहीं हुआ। साइकोलॉजिकल एंटिटी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि साइकोलॉजिकली हम कैसा फील करते हैं, कई बार सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसमें LGBTQ और इन सब चीजों की बातें होती है वो उधर आ जाएंगी फिर, ठीक हो गई बात। लेकिन यहां बात सोशल कंस्ट्रक्ट और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की हो रही है, तो ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है ये हमने बनाया है, ठीक। साइकोलॉजिकल कहना वैसे गलत होगा LGBTQ को भी प्रॉपर तरीके से, खैर वो टॉपिक नहीं है ना, उसमें भी बायोलॉजी इन्वॉल्व है। हालांकि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर हुआ इसका सोशल कंस्ट्रक्ट, और अगर जेंडर की जगह सेक्स दिया होता तो आंसर हो जाता बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सिंपल बात, आप दो बातें याद रखेंगे, यदि यहां सेक्स दिया होता तो ए ऑप्शन हो जाता, क्योंकि जेंडर दिया है तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक हो गई बात, क्लियर। जेंडर क्या है? जो समाज ने महिलाओं और पुरुषों के लिए भूमिकाएं निर्धारित की हैं उसी को हम जेंडर कह रहे हैं। एक तरीके से एक लाइन में यही बात है। आपको एक टीचर के रूप में क्या है, भेदभाव कभी नहीं करना जेंडर में, आपको जेंडर पैरिटी यानी समता का ध्यान रखना है, जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है एक शिक्षक को, है ना। जेंडर बायसनेस क्या होती है? बायसनेस होती है जब आप पक्षपात करें, किसी भी एक तरफ झुकें। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? ये तीनों शब्द मैं क्लियर कर देती हूं। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? यानी रूढ़िबद्धता, जो समाज में परंपराएं चली आ रही हैं, यदि आप उनको ही मान ले रहे हैं कि लड़के रोते नहीं हैं तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता हुई। इमोशन सभी में होते हैं, रो कोई भी सकता है, ठीक हो गई बात। और बात रही आपकी बायसनेस की, तो बायसनेस तो किसी भी तरफ झुकना। अगर आप ये कहें कि नहीं लड़कों की जिंदगी तो बिल्कुल आसान है और उनको कोई चैलेंज नहीं है, तो ये भी बायसनेस है, और आप लड़कियों को दबा के रखें वो भी बायसनेस है। मतलब किसी भी एक तरफ जैसे ही आप झुके ना तो वो बायसनेस हो गई, ठीक हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, तो आपको बायसनेस से, स्टीरियोटाइपिंग से पैरिटी की तरफ, इक्वालिटी की तरफ जाना है, समता की तरफ जाना है, जब जिसको जिस चीज की जरूरत है उसके प्रति संवेदनशील रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी बात पे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप और पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, देखिए एक बार। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो बच्चे हैं ये जेंडर रोल धारण कहां से करते हैं? बच्चा पैदा तो नहीं होता ये सोच के कि भाई मुझे साड़ी ही पहननी है, मुझे झाड़ू ही लगानी है, कोई भी बच्चा हो चाहे, उसे थोड़ी पता है, ये तो आपने समाज में सिखाया उसे। तो बच्चे किस चीज को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मतलब सोशल रोल या जेंडर रोल जो आते हैं वो किस एक चीज के थ्रू नहीं आते। एक्सेप्ट का मतलब है किस एक चीज को छोड़ के, नॉट, है ना। तो इसको क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से आंसर करेंगे, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। तो इसका आंसर मीडिया, मीडिया से तो आते हैं, इसमें लिखा है एक्सेप्ट। कौन सी एक चीज? देखो जेंडर रोल्स आते कहां हैं? समाज से, परिवार से, मीडिया से, पीयर से, जो सोशलाइजेशन में काम करते हैं ना हमारे, वही जेंडर रोल्स में भी काम करते हैं। जेंडर भी तो समाज की ही एक संरचना है, तो सोशलाइजेशन का हिस्सा ही है एक तरीके से, जेंडर जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो मीडिया के द्वारा बिल्कुल आप देख रहे हैं सास बहू की लड़ाइयां हो रही हैं तो वही चीज एक्वायर की जा रही है, तो सोशल रोल्स हो गए। या कार्टून देख रहे हैं बच्चे तो वो भी शिजुका की तरह बातें कर रहे हैं, तो ये मीडिया से भी आ सकता है। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, बिल्कुल सामाजिकरण से भी आएगा, लेकिन हमसे पूछा है किससे नहीं आएगा। कल्चर, बिल्कुल जिस कल्चर में जिस तरीके की संस्कृति है महिलाओं और पुरुषों के लिए, जैसे रोल बनाए गए हैं वैसा बच्चा उसको एक्वायर कर लेता है। लेकिन ट्यूटरिंग से, ट्यूशन पढ़ा के, ट्यूशन नहीं दिया जाते कि ऐसे जेंडर रोल अपना लो, ट्यूशन से जेंडर रोल नहीं सीखते आप। कोई ट्यूशन नहीं दिया जाता कि चलिए मेल और फीमेल बन जाइए, इस चीज के लिए ट्यूशन ले लीजिए, ठीक है बात। तो आंसर रहेगा इसका डी ऑप्शन। आज होपफुली आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं आपका जो है कोई भी एक साइड नहीं छिपा रही होंगी। बताओ क्लियर है तो यस और नो, ऐसे लिखवाएं अगली बार से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, यानी जब कक्षा में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा टीचर है तो, अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है, अदरवाइज मैं कभी कभी नाम लेती रहती हूँ, है ना। आगे की स्क्रीन ठीक कराएंगे, बार बार इधर गर्दन देखनी पड़ती है आपके कमेंट्स के लिए, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो मैं नाम ले लेती हूँ बीच बीच में, मतलब ये इंटरेक्शन हुआ टीचर का लर्नर के साथ। इसी तरीके से जब क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं तो बातें की जाती है, वहां पे नाम लेकर के डिस्कशन किया जाता है या डिस्कशन किया जाता है जनरली। यदि कोई एक शिक्षक है जो क्लासरूम में परिचर्चा होना तो बिल्कुल सार्थक सी बात है, अच्छी बात है, डिस्कशन तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि टीचर रोबोट है, वो अपनी गा के चला गया और बच्चे सुनते रहेंगे, बातें तो होंगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन होगा। तो ये जो डिस्कशन है, आ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन, इसमें क्या होता है, एक ऐसा शिक्षक है जो
बॉयज को ज्यादा अटेंशन देता है, यानी बॉयज पे ध्यान ज्यादा है गर्ल्स की बजाय, यानी बॉयज से इंटरेक्शन ज्यादा है। इस चीज को या ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है जेंडर बायस, दूसरा ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन है जेंडर रेलिवेंस और लास्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी। आप लोग सभी आंसर कर रहे हैं जेंडर बायस, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। देखो ज्यादातर ऑप्शंस में ये होगा कि जेंडर बायस या स्टीरियोटाइप में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ठीक कर जाएंगे, ठीक। लेकिन स्टीरियोटाइप और बायस यदि एक साथ मिल जाए तो जहां बात स्टीरियोटाइप की होगी, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता या कह लीजिए जो परंपरा में चला आ रहा है, ट्रेडिशन में चला आ रहा है, उसको आपने मान लिया। दूसरी तरफ आपका बायस, बायस में आप किसी भी तरफ झुके हो सकते हैं, है ना, पक्षपात कह लीजिए, आप किसी भी तरफ आप झुके हो सकते हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप में क्या होगा, जो चीजें पहले से समाज मानता आ रहा है कि महिलाओं को बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए, या उनको आर्मी में नहीं जाना चाहिए, या उनको शादी करके जो है मेल के घर ही जाना चाहिए, ये तो खैर कल्चर का भी पार्ट है ऑब्वियसली। बट बायसनेस क्या है, बायसनेस किसी के भी प्रति हो सकती है। आप यदि ये सोच ले कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है एज अ फीमेल, तो मैं मेल जो भी या मेरा जो बच्चा होगा जो कि लड़का होगा उसके साथ गलत करूंगी या उसको दबा के रखूंगी, बेटी को ज्यादा हम वो करेंगे, तब भी क्या हुआ, बायसनेस हो गई। बायसनेस किसी के भी प्रति। लेकिन स्टीरियोटाइप जो पहले से चली आ रही हैं चीजें कि लड़के रोएंगे नहीं, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल है, एक बच्ची की दादी हैं जो कहती हैं कि तुम टूर पे नहीं जाओगी बाहर, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां बाहर नहीं घूमती। तो ये रूढ़िबद्धता, पुरानी एक सोच है जो चली आ रही है जेंडर को लेकर के, तो ये रूढ़िबद्धता कहलाएगा, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यदि पहले से चली आ रही बात के बारे में बात हो तो ये रूढ़िबद्धता, यदि किसी भी एक तरफ झुको तो बायसनेस। दोनों ऑप्शन जनरली नहीं मिलते हैं एक साथ, बट मैंने बता दिया है डिफरेंस। आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, एक बच्चा खुद को कैसे आइडेंटिफाई करता है, भाई मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, ठीक। जेंडर रेलिवेंस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं कि रेलिवेंट है कि नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है, ये थियोरी भी है, इस पे कोहलबर्ग ने आई थिंक बात की हुई है कि बच्चे का जो जेंडर है लगभग 3 साल तक आते आते ये कांस्टेंट हो जाता है कि वो ये समझने लगता है कि जैसे आप अपने कपड़े बदल लेते हैं वैसे आप अपना जेंडर नहीं बदल सकते हैं। तो जेंडर एक कांस्टेंट चीज है, यानी एक ऐसी चीज है जो बनी रहेगी, जो परिवर्तित नहीं होगी, ठीक। आसानी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, यानी समाज जो है वो निर्धारित करता है किसका रोल, महिलाओं और पुरुषों के। ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण करता है। यह कथन क्या दर्शाता है, इससे क्या पता लगेगा आपको पढ़ करके, बताइए। पहला ऑप्शन है जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, मतलब ये अंतर्निहित है। जेंडर एक हेरिडिटी से मिली एंडोमेंट है। जेंडर क्या है, एक इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है, यानी अंतर्ज्ञानी, या मतलब इंट्यूशन जैसा आपको फील हो जाए वैसा जेंडर बन गया। या फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो आपको पता है जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। समाज यदि निर्धारित करे कि किसका रोल कैसा होगा, महिलाओं का रोल क्या होगा, पुरुषों का रोल क्या होगा समाज में, तो इसको हम कहेंगे समाज ने बनाया हुआ एक कंस्ट्रक्ट है जिसको हम जेंडर कह रहे हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना को हम जेंडर कहते हैं। कोई अंतर्निहित या ऑटोमेटिक नहीं है, ये आनुवंशिकता से नहीं है, आनुवंशिकता से नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम बात करते बायोलॉजी की तब वो सेक्स होता, जेंडर नहीं होता, ठीक है बात। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका आसान सा क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर में, गलत नहीं होगा यदि आपको 2-3 बातें पता है तो, ठीक है बात। क्लियर नहीं दिख रहा कुछ भी, बबीता जी कह रही हैं। यार आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? यार ये मैंने रायता पी लिया था, तब से रायता फैल गया है जीवन में, तबीयत खराब हो गई, गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ था उसमें, 2 दिन पी लिया और लगातार उसी रायते से कुछ गड़बड़ की है। देखो एक बार 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन देखो, क्लियर है ना सब? बस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिख रहा है। चलिए बस साफ ही दिखना चाहिए, पेपर भी साफ ही दिखे आपको और आप अच्छा करके आए, ये ऐसी ही हमारी कामनाएं हैं। बताइए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही बढ़िया, गजब किए हो भाई। लाइक शेयर भी कर दिया करो, 6300 लोग देख रहे हैं, 6300 और सिर्फ 3500 ने लाइक किया, मतलब लगभग 3000 लोग गायब रहते हैं राउंड ऑफ करें तो। वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज,
मतलब समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, ध्यान दिया आपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने पूछा है कि वाइडली हेल्ड बिलीफ्स, यानी ज्यादातर दुनिया में जिन बिलीफ्स को माना जाता है, जिन विश्वासों को, किसके बारे में, टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइपिफाइड मतलब टाइप कर दिए हैं मेल और फीमेल के साथ कि मेल्स ये रोल प्ले करेंगे, फीमेल्स ये रोल प्ले करेंगी। मेल है और नौकरी नहीं लगी तो बड़ी दुख की बात है, फीमेल है तो कोई बात नहीं, शादी तो कर ही देंगे। ये क्या हुआ, ये टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन दी सोसाइटी, यानी कि अलग अलग सेक्स के लिए अलग अलग टाइपिफाइड रोल बना दिए गए हैं। ये जो दुनिया में माने जाने वाले बिलीफ्स हैं जो महिलाओं और पुरुषों के साथ जुड़ गए हैं, इनको आप क्या कहेंगे? तो इनको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहना भी गलत होगा, इनको हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कह देंगे कि जो चली आ रही बातें हैं उन्हीं को आपने मान लिया है, तो ऐसे लोगों को हम रूढ़िबद्धताओं से जुड़ा हुआ मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, यानी खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, मतलब घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यानी हम एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं चीजों को लिंग के साथ, मेल और फीमेल के साथ, स्पेसिफिक सेक्स के साथ, कि भाई अगर खिलौने हैं, अगर डॉल है तो वो गर्ल के लिए आएगी, और जो बाइक है या कार है वो मेल के लिए या बॉय के लिए आएगी। ऐसी चीजों को हमने टॉयज को जोड़ दिया सेक्स के साथ, क्लोथिंग को, कपड़ों को जोड़ दिया, पिंक कलर हम लड़कियों को पहनाएंगे, हम ब्लू जो है लड़कों को पहनाएंगे, है ना। हाउस होल्ड आइटम्स, किचन सेट ला रहे हैं बच्चों के लिए, है ना। ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स, कलर्स को भी और ऑक्यूपेशन को भी, रोजगार को भी जब हम किसके साथ जोड़ दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ जोड़ दे रहे हैं, तो इसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहेंगे। आपने रूढ़िबद्धता कर दी, मतलब आपने जोड़ दिया, आप जुड़ गए किसी एक चीज से, किसी एक जेंडर से, आपने किसी काम को जोड़ दिया, किसी चीज को जोड़ दिया, किसी व्यवसाय को जोड़ दिया। अब आपको इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि यहां जो इंसान खड़ा है वो महिला है कि पुरुष है, या जब आप बात भी कर रहे हैं, हाउ डज इट मैटर। आपको एक इंसान को रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एंड दैट्स इनफ, है ना। आपको कौन सा, मतलब क्या करना है उस चीज से, तो इसका ऑक्यूपेशन से क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से। सेंसिटिव होना एक इंसान के प्रति बहुत अच्छी बात है, आप संवेदनशील रहें, चाहे वो सामने कोई भी हो, इंसान है, इतना काफी होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम और चीजें लगाएंगे कि अरे आप पायलट हैं, महिला क्यों हैं, इस तरीके की चीजें। तो अगर ऑक्यूपेशन से या आर्टिकल्स से अगर हम जोड़ेंगे तो रूढ़िबद्धता कहलाएगा। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े। जेंडर आइडेंटिटी वो है जो बच्चा अपने आप में फील करता है, मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, ठीक। जेंडर थियरी और रेलेवेंस की फिर से कोई बात हमने ना की है, ना हमें जरूरत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी, यानी कि हम अब ये बताओ कि कौन सा एक तरीका प्रभावशाली होगा जिसके द्वारा हम रिड्यूस कर सकें, घटा सकें किस चीज को, बच्चों के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई है कि भाई नहीं मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं तो लड़का हूं, ये तो लड़कियों के काम है, बर्तन कैसे साफ कर सकता हूं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको आप हटाएंगे कैसे। जो जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी है, लड़कियां भी मान लेती हैं ठीक है कोई बात नहीं तुम ही कर लो जॉब, मैं क्या करूंगी, है ये वाला अगर सिचुएशन है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी, ये जो मान लेना है कि ठीक है मान लेते हैं, इसको हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए क्लासरूम में। क्योंकि जड़ तो बच्चे ही है ना, जो हमारी जनरेशन है, यदि वहीं से अगर थॉट अच्छा बनता चला जाए तो चीजें बदल जाएंगी जो आज हैं। तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले रोल्स या जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। सबसे बेहतर होगा कि आप डिस्कस कराएं क्लासरूम में, ऐसे एग्जांपल्स पे बात करें जिन बच्चों के घरों में क्या है इक्वालिटी बरती जाती हो, या तो आप इक्वालिटी का एग्जाम्पल दें या ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। जैसे आपने देखा होगा ईवीएस की टेक्स्ट बुक में वहीदा रहमान बोल रही हूँ, हो सॉरी, वहीदा प्रिज्म एक आई थिंक नेवी में या कमांडर रही हैं कुछ, तो उनके बारे में कहानी बताई गई है। मतलब ऐसे एग्जांपल्स निकाल के लाओ सोसाइटी में जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, बजाय कि उनके जेंडर के, ठीक है, उनके काम को हम पहचाने। तो जब डिस्कशन होगा जेंडर बायस के बारे में कि ये चीज गलत है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव होना जरूरी है, लेकिन छोटे कपड़े प्रॉब्लम नहीं है, सोच में समस्या है, क्या होगा जेंडर बायसनेस पे डिस्कशन होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। रात में लड़कियों का बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, वो जो परवरिश है लड़कों की वहां प्रॉब्लम है। इस तरीके की जो ये बेसिकली, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम बातें मैं कर रही हूं क्योंकि आप लोग बड़े हैं, छोटे बच्चों से तो आप डायरेक्ट इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं, बट
आप डिस्कशंस करा सकते हैं तो बाहर निकल के आएगी बच्चों के अंदर जो अलग अलग सोच बनी हुई होगी ना, किसी की परिवार से बनी हुई होगी, किसी की मीडिया से बनी हुई होगी, किसी ने अपने बड़े भाई बहन को देखा होगा, फिर वो चीजें निकल के आएंगी, उनको गलत और सही का पता लगेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तीखा टॉपिक है थोड़ा जेंडर, कई लोगों को बुरी लग सकती हैं कुछ बातें, क्या कर सकते हैं बताओ एक बार। Recently, there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This movie is important, या मूवी भी कहना गलत होगा, this scene is important. ऐसी स्टोरीज को शामिल किया गया है आजकल अपने करिकुलम में, पाठ्यचर्या में स्कूल की। ऐसी कहानियों को हम शामिल कर रहे हैं जहां पिता जो हैं वो घर का काम कर रहे हैं और महिला यानी माता जो है वो कुछ साहसी एडवेंचरस एक्टिविटीज कर रही हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, करिकुलम में अगर ऐसी बात शामिल की गई है तो इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि पुरुषों को कम दिखाना या महिलाओं को ज्यादा दिखाना, है ना। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो समाज ने रोल टाइप कर दिए थे, जो स्टीरियोटाइप बना दिया था, उसको थोड़ा सा उलट देना पिक्चर को, ताकि सिर्फ ऐसा ना लगे कि ये महिलाओं का ही काम है खाना बनाना, पुरुष भी कर सकते हैं। तो वो जो सोच है उसको थोड़ा सा हटाया जाए, इसके लिए दोनों को ऐसे क्या कहें, इसको जेंडर कुछ तो बोलते हैं, मतलब अभी शायद आगे आएगा, ऑपोजिट या नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालेंगे। नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो ट्रेडिशन से, जो परंपरा से थोड़े से हटके हों, जो हमें देखने की आदत नहीं है हमारी आंखों को, उनको डाला जाए यदि, तो बच्चों के दिमाग में ये नहीं बनेगा कि सिर्फ मम्मी ही खाना बना सकती हैं घर में। जो बच्चे उस छोटी क्लास की बुक को पढ़ रहे होंगे, तो बुक में ऐसे एग्जांपल्स होने चाहिए जिसमें महिलाएं बाहर का काम भी कर रही हो, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट कर रही हो, पुरुष घर में भी इन्वॉल्व हो। तो इससे क्या होगा? इससे जेंडर बायस बढ़ेगा? जी नहीं, इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो रूढ़िबद्धता हो गई है आज तक, एटलीस्ट वो थोड़ी सी हटेगी। दोनों के ही रोल, कोई भी काम कुछ भी कोई भी कर सकता है, ये एक नॉर्मल बात हो जाएगी। तो बी ऑप्शन सही हुआ। जेंडर कॉन्स्टेंसी को कोई एनकरेजमेंट नहीं है, वो तो कांस्टेंट है ही, पता लग गया बच्चे को, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इससे कोई पक्षपात नहीं बढ़ रहा है, ये बच्चे की सेंसिटिविटी के लिए। देखो, जो लोग पीछे नीचे दबे हैं उनको चाहे आप आरक्षण देके लाओ, चाहे जैसे भी लाओ, मतलब इक्विटी को अपनाना पड़ेगा, समता को, तो उनको ऊपर एम्पावर करना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा सा ऑपोजिट एग्जाम्पल प्रदर्शित किया जा रहा है आपके किताबों में। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े। बिल्कुल यार, लाइक शेयर तो किया ही करो जब आते हो तो। अभी भी 2000 लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं और लाइक करने में उनको आंसू आते हैं। देखो एक बार, कई लोग तो भूल ही जाते हैं। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू। अच्छा क्वेश्चन है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं क्या 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 अच्छा कतरनों लिखा है, ठीक है, का चयन, मतलब क्लिपिंग्स, वो जो छोटी छोटी काट दी जाती हैं, का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल न्यूज़पेपर से या फिर स्टोरीज ऐसी या फिर क्लिपिंग्स वीडियोस दिखाई जा रही हैं जहां पर मैन और वुमेन अलग अलग रोल्स में है। नॉन ट्रेडिशनल रोल, नॉन ट्रेडिशनल रोल क्या है? जो ट्रेडिशन में, जो हमारे समाज में नहीं है। मान लीजिए महिलाओं को सिर्फ टीचर, डॉक्टर, नर्स, इन सब के रूप में देखा जा रहा है, तो यहां दिखा दिया आपने महिला को इंस्पेक्टर दिखा लिया मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं यहां आपने कुछ भी एक कैब ड्राइवर दिखा दिया। ये क्या है? नॉन ट्रेडिशनल रोल है। हमारे ट्रेडिशन में ऐसा जनरली देखने को मिलता नहीं है। जो पुरुष है वो एक शेफ हो सकते हैं, हालांकि ये तो कॉमन हो गया है आजकल, या फिर होम मेकर हो सकते हैं, जिसको हम हाउस वाइफ कह रहे हैं आजकल, होम मेकर हो सकते हैं पुरुष। ठीक, तो मेल और फीमेल को आपने ऐसे रोल में डाल दिया जो ट्रेडिशन में नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल है। इसका सिंपल सा एक उद्देश्य है कि आप क्या करना चाहते हैं? काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आप काउंटर करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है उस पे आप एक टारगेट करना चाहते हैं, एक निशाना लगाना चाहते हैं, जिससे वो हटे, उसके अगेंस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल प्रेजेंट हो कि कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी कुछ भी कर सकता है, ट्रेडिशनल रोल ही सब कुछ नहीं है, कोई भी एक रोल निभा सकता है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि इससे स्टीरियोटाइपिंग प्रमोट हो रही है, इससे बस रोल आपने चेंज कर दिए। जो काम सिर्फ महिलाएं करती हुई दिखाई जा रही थी, अब वो पुरुष भी कर रहे हैं, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इससे आपने काउंटर कर दिया ऐसे एग्जाम्पल्स को जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को शो करते थे। किताबों में दिखाया जाता था ना कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कम काम करेंगी, वही जो आपका टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में होता है। इवन दिखाया जाता है कि ज्यादा सेंसिटिव हैं या
बहुत सारी बुक्स में आप देख रहे हैं, महिला है तो घर में किचन में खाना बना रही है, पापा जो है वो टीवी लेके बैठे हैं हाथ में, स्टोरीज में, एडवर्टीजमेंट्स में देखे जाते हैं ऐसी चीजें। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, यानी ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं जो ये दिखाती हैं कि लड़कों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है टीचर्स का क्लासरूम के अंदर बजाय के लड़कियों के, मतलब ज्यादा अटेंशन लड़कों को मिलती है। स्टीरियोटाइप बहुत तरह का हो सकता है, कास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, जेंडर से रिलेटेड भी हो सकता है, क्लास से रिलेटेड भी हो सकता है। स्टीरियोटाइप का सिंपल मतलब है जो पहले से चला आ रहा है आपने उसी को मान लिया, धारणा जो चली आ रही थी उसको मान लिया, उसका सिंपल मतलब है स्टीरियोटाइप। अब इसके आगे आप जेंडर लगा दो तो जेंडर से रिलेटेड जो धारणा चली आ रही थी, कास्ट लगा दो तो कास्ट से रिलेटेड जो चली आ रही थी। देखो एक बार, बहुत सारी स्टडीज ये दिखा रही हैं यदि कि लड़कों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है लड़कियों से तो ये सिंपल बात है कि बायसनेस हो रही है, स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। तो बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटी, ये कहना हमेशा बेवकूफी होगी कि सिर्फ लड़कों में ही क्षमता है, लड़कियों से ज्यादा क्षमता है, बच्चों को ज्यादा, लड़कों को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, ये भी बात गलत होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। शिक्षण में क्या है, पक्षपात हो रहा है, इसी का ये एग्जाम्पल है। क्योंकि जब लड़के और लड़कियां दोनों हैं और ये कह देना कि सिर्फ लड़कों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है तो ये गलत होगा। यदि कोई रिसर्च ऐसा दिखाती है तो उसका सिंपल मतलब है कि बायसनेस है, पक्षपात है शिक्षण में। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक, ये कहना गलत है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या लड़कियों को मैनेज करना आसान है लड़कों से। जब आप सालों साल तक किसी को दबा के रखोगे समाज के ड्रामा बना के और हर चीज करके कि नहीं तुम्हें तो शांत रहना है, तुम तो कोमल हो, तुम तो बोलोगी तो ये हो जाएगा, तुम तो उल्टा जवाब नहीं दोगी, है ना, तो फिर तो ऑब्वियस हो जाएगा ना कि मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो ये कोई फैक्ट नहीं है कि मैनेज करना आसान है। यदि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ये कह भी दें कि हाँ ऐसा जनरली होता है, लड़कियां तो आसानी से शांत हो जाती हैं, तो वो भी समाज का ही करा धरा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें मजा करना बुरा लगता है या उनको शोर मचाने में कुछ समस्या हो रही है गले में, है ना। तो ऐसे फालतू ऑप्शंस को सही नहीं मानेंगे, नहीं तो एक नंबर तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से हमारी सोच भी खराब ही होगी। आगे बढ़ेंगे। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, यानी एक स्टेटमेंट है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज्यादा बुद्धिमान हैं। इस बात को आप हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बताइए एक बार फटाफट से। जी महेंद्र जी धन्यवाद। पहला ऑप्शन है शोज जेंडर बायस, यानी पूर्वाग्रह, या फिर हिंदी में कई बार बायस को पूर्वाग्रह भी मिल सकता है, या पक्षपात को दर्शाता है। ये सही बात है डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंट के बारे में, या सही है या मे बी ट्रू, क्या कहेंगे आप? बेझिझक होकर के आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि सिर्फ पक्षपात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है आज की डेट में जहां महिलाएं अच्छा ना कर रही हूं, कम कर रही हैं, ज्यादा कर रही हैं, उसमें फिर समाज को योगदान देना होगा कि ज्यादा महिलाएं आगे आए। जिनको अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, जो थोड़ा स्ट्रगल कर पा रही हैं, वो आगे जा रही हैं। हर एक फील्ड में महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कहना तो गलत होगा कि पुरुषों में दिमाग ज्यादा है, फिर तो साइंटिस्ट सिर्फ पुरुष ही होते अगर उस तरीके से देखा जाए तो शोज जेंडर बायस, ये क्या है, पक्षपातीकरण को दर्शाता है कि लड़के लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कोई स्टडी नहीं कह रही है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। ये स्टडी तो बहुत तरह की होती है, उसमें किसी का रिजल्ट कुछ है, किसी का कुछ है। ठीक, तो ये दिस इज नॉट अ फैक्ट, कोई लॉजिक नहीं हुआ इस बात में। आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए सही तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जो बिलीफ्स है ना, जो विश्वास जो वो मानते आए हैं, उनको दर्द हो रहा हो आज, बट ऐसा मेरा कोई भी यहां उद्देश्य नहीं है कि आपकी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने थॉट को ब्रॉड करने की जरूरत है इस चैप्टर के थ्रू एटलीस्ट। क्योंकि कल आप भावी शिक्षक हैं या शिक्षक, बहुत सारे लोग तो टीचर्स होंगे ही स्कूल में भी, प्राइवेट में या जैसे भी, तो हम गलत ना करें। एटलीस्ट अपनी आने वाली जनरेशन को हम वो ना दें जो हमें दिया गया हो। अगर अच्छा नहीं है तो, अगर कुछ अच्छा है तो ऑब्वियसली हम देंगे ही। जेंडर इज और एन, जेंडर क्या है? देखो हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है ये तो। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल एंटिटी। सेक्स लिखा होता तो हम सी ऑप्शन के साथ जाते। ये बात ध्यान रखिएगा, खूब ऑप्शन इधर उधर घुमा के हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार। आगे बढ़ेंगे। दी फॉलोइंग कैटेगरीज अफेक्ट जेंडर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी एक चीज जो है, कौन सी एक कैटेगरी है जो जेंडर को प्रभावित नहीं करती? एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट का मतलब है किसे छोड़कर। कौन सी एक चीज है जो प्रभावित नहीं करती या सबसे कम प्रभावित करती है किसको? जेंडर को। ठीक, बताओ।
एथनिसिटी यानी जिस ग्रुप के आप जिस एथनिक क्या कहें एक एस्पेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, रिलीजन, एप्टीट्यूड या लैंग्वेज। देखो ये बात लैंग्वेज में भी है, लैंग्वेज के थ्रू भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को खूब बढ़ावा मिलता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलीजन से भी आता है, अलग अलग धर्म में महिलाओं के अलग अलग रोल हैं, कहीं अलाउड नहीं है किसी जगह पे रिलीजियस जगह पे जाना या कुछ है, तो वहां से भी स्टीरियोटाइपिंग आ रही है। ठीक, एथनिसिटी से भी और लैंग्वेज से भी, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, जैसे आप रहते हैं, इन सब चीजों से भी जेंडर अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। लेकिन एप्टीट्यूड यानी कि किसी की जो अभिक्षमता है किसी एक क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में अच्छा करने की, चाहे वो टीचिंग का एप्टीट्यूड हो, चाहे वो डॉक्टर बनने की क्षमता हो, चाहे वो लॉयर बनने की क्षमता हो, एप्टीट्यूड का जेंडर को प्रभावित करने का कोई सीधा संबंध नहीं है। एप्टीट्यूड किसी भी ह्यूमन में हो सकता है, किसी भी एक एक्टिविटी को करने का, इसको हम जेंडर से नहीं जोड़ सकते। लेकिन बाकी की जो तीनों चीजें हैं वो जेंडर को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं कि बच्चा रिलीजन में जिस धर्म में जिस तरीके से महिलाओं का रोल होगा वो अपना भी वैसे ही देखेगा, है ना, या पुरुषों का जैसा रोल होगा वो अपना भी वैसा ही देखेगा। ठीक, इन द सेम वे रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कपड़े पहनना, भाषा का इस्तेमाल करना, लड़की है तो वो एक सॉफ्ट तरीके से बोलेगी, लड़का है तो ऐसे बोलेगा। तो ये सब क्या है, ये आपका एथनिसिटी, रिलीजन और लैंग्वेज से आता है। आगे बढ़ेंगे, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। देखो किताबों के थ्रू जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, भाषा के थ्रू टीचर्स या घर में जैसे लोग यूज करते हैं लैंग्वेज को, उससे स्टीरियोटाइपिंग होती है। जो मीडिया है, सोशल मीडिया हुआ या आपका नॉर्मल मीडिया हुआ ट्रेडिशनल वाला, उससे भी स्टीरियोटाइपिंग होती है। जिस साथी समूह में बच्चा रहता है, इवन अखबार से लेकर के सब जगह पे जिस भाषा जिस तरीके से जेंडर को पोर्ट्रे किया गया है उससे स्टीरियोटाइपिंग होती है। ठीक हो गई बात। तो पहला ऑप्शन है यहां कि एक अच्छी किताब आप किसको मानेंगे, या एक गुड टेक्स्ट बुक किस चीज को अवॉइड करेगी, किस चीज से बचाव करेगी, क्या चीज उसमें नहीं पाई जाएगी। देखो इसका क्वेश्चन घुमा के दे देता है, कई बार क्वेश्चन आसान ही होता है। जेंडर बायस, सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए एक अच्छी किताब में, इक्वालिटी भी होनी चाहिए जेंडर को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, है ना, लेकिन जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छी किताब किस चीज को अवॉइड करेगी, तो अवॉइड करेगी जेंडर बायसनेस को, लिंग पूर्वाग्रह या पक्षपात को, कि उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हुआ हो जिसमें लिंग पे फोकस हो या फिर जेंडर को ऊंचा या नीचा दिखाया गया हो किसी को भी। ठीक है बात, स्टीरियोटाइपिंग ना हो रही हो बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभी 5 क्वेश्चन और हैं, कुछ 20 सवाल हम करेंगे आज। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम, यानी लिंग पक्षपात जो है क्लास में वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा ये बताइए, फटाफट से बताइए। मैम योर टीचिंग इज सुपर, थैंक यू देव त्रिपाठी। अभी तो एक ही सेशन चल रहा है मेरा, शायद मेरी तबीयत सही हो जाए और थोड़ा सा धीरे धीरे हम 2 कर देंगे एग्जाम से पहले। बताओ, अभी 9:35 है टाइम, 9:30 बजे रात को। हम कह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यदि हम भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में, तो इससे क्लासरूम में क्या होगा, इससे एफर्ट कम होंगे, बच्चों की परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा, वो भी नेगेटिव। क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि लड़के ही अच्छा करेंगे जीवन में, तो लड़कियों की सेल्फ एस्टीम तो ऑटोमेटिकली डाउन हो गई ना। उनके जो प्रयास है, जितना वो कर सकते थे, जो वो परफॉर्म कर सकते थे जितना अच्छा, वो भी नहीं करेंगी वो, क्योंकि आपने भर दिया उनमें कूट कूट के कि आप कमजोर हो, आप वीक हो, आप ये हो, आप वो हो। जनरली ऐसा देखा भी जाता है, मैं शायद कोई इंटरव्यू देख रही थी या तो मैंने कुछ पढ़ा था कहीं कि जनरली आजकल ये हो गया है, जहां ये पैट्रियार्की है या तो फिर जहां जेंडर स्टीरियोटाइपिंग चली आ रही है, कि वहां जो मेल हैं, जो बॉयज हैं, उनका ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है गर्ल्स के बजाय। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी ना किसी लेवल पे, ऑटोमेटिकली ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी हो गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जितना प्रयास, जितनी परफॉर्मेंस वो कर सकते थे बच्चे, उतना भी नहीं करेंगे यदि आपने पक्षपात शुरू कर दिया। तो अगर लड़कों को आप ये कह दें कि नहीं तुमसे तो खाना बनेगा ही नहीं, तो वो खुद ही सोच लेंगे कि हाँ खाना बनेगा ही नहीं। ठीक, तो इससे क्या होगा, डिमिनिश होंगी बच्चे के एफर्ट और परफॉर्म जो वो कर सकता था, इससे कमी आएगी उसमें। यदि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो अफेक्ट करेगा। ये नहीं कह सकते ऑप्शन ए में जो कहा गया है कि डज नॉट अफेक्ट, ये बात कहना गलत है। फिर है मे लीड टू एनहेंस्ड एफर्ट, इससे बढ़ेंगे नहीं, एफर्ट कम होंगे। मेल टीचर ही करते हैं, फीमेल नहीं करती, ये कहना भी गलत है। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए एक बार और फटाफट से आंसर कीजिए। मैम अब तो बॉयज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। देखो हमेशा से होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है चीजें कि नहीं होता, बट अब नहीं हो रहा। इट डिपेंड्स, सभी के साथ होता है,
लेकिन ज्यादा किसके साथ होता है और सोसाइटी में किसको ऊपर उठाने की जरूरत है ये डिपेंड करता है। तो होता तो दोनों के साथ है। इसमें स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत है। अगर लड़का रो नहीं सकता या बेरोजगार नहीं रह सकता, ये भी तो एक स्टीरियोटाइपिंग ही है। देखो एक बार, तो किसी भी जेंडर के साथ अगर गलत है तो वो गलत है। एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कूल है जो प्रेफरेंस देता है गर्ल्स को, यानी गर्ल्स को ज्यादा बढ़ावा देगा किस केस में, जब स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग के गाना और नाचना जो है वो लड़कियों का काम है, तो सिर्फ लड़कियों को ही हम गाने के कंपटीशन में लेके जाएंगे, ऐसी बात कोई स्कूल करता है। लड़कों पे ज्यादा ध्यान नहीं है सोलो सॉन्ग कंपटीशन में। तो ये स्कूल की जो थिंकिंग है, ये जो एक्टिविटी है, या ये क्या प्रदर्शित करती है, फटाफट से बताइए। ये ग्लोबल ट्रेंड है, ऐसा तो कहना गलत होगा कि सारी दुनिया यही फॉलो कर रही है। प्रैग्मेटिक अप्रोच है, बिल्कुल भी गलत होगा। ये कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो है नहीं, गाना तो कोई भी अच्छा गा सकता है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, और उल्टी बात कह दी आपने तो जेंडर बायसनेस है ये, चाहे वो लड़की के प्रति झुके हो आप, चाहे लड़कों के प्रति। अगर किसी के भी साथ आपने दूसरे लिंग को, दूसरे जेंडर को इग्नोर कर दिया, दैट मीन्स आप बायस्ड हैं, आप पक्षपाती हैं। ठीक हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। A textbook of class 8 has following illustrations। मतलब कक्षा 8 की किताब में इस तरीके के चित्र बने हुए हैं कि जो विमेन है वो टीचर्स के रूप में है या मेड्स के रूप में है, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं या शिक्षिकाएं हैं, है ना, और जो मैन हैं वो डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं, उनके ऐसे रोल दिखाए गए हैं कि मैन को जो है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो डिपिक्शन है, ये किस चीज को प्रमोट करता है, ये पूछा है हमसे। बताइए किस चीज को प्रमोट करेगा। जेंडर एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इससे कौन सा बढ़ावा दे रहे हैं? आपने महिलाओं के लिए लिमिटेड रोल बता दिए और पुरुषों के लिए एडवेंचरस बता दिए। तो इससे क्या होगा? इससे स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा, रूढ़िबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। पेरेंट्स या बच्चे के दिमाग में बचपन से एक इमेज जाएगी कि मैं लड़की हूं तो मुझे तो टीचर या मेड होना चाहिए, या फिर मैं लड़का हूं तो मुझे तो पायलट या डॉक्टर होना चाहिए। टीचर होना तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये प्रॉब्लमेटिक बात है। स्टीरियोटाइपिंग बच्चे के दिमाग में घुस रही है, जिसको हमें अवॉइड करना है। हम काम को और इंसान को इंसान की तरह देख सकें और काम को काम की तरह देख सकें, ऊंचा नीचा करे बिना, वो जरूरी है। When parents buy dolls for their daughters and football for their sons। जब जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जब फुटबॉल खरीदते हैं किसके लिए? अपने लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए वो प्यारी प्यारी डॉल खरीदते हैं। तो ये जो डिपिक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये क्या दर्शाता है? देखो स्टीरियोटाइप इतनी जगह पे घुसा हुआ है कि हमें पता भी नहीं लगता, और हम जीवन भर या तो उसके शिकार हो रहे होते हैं या तो हम किसी को शिकार बना रहे होते हैं, है ना। इस लेवल पे हमारे दिमाग में घुस चुका है संस्कृति के साथ साथ कि हमें पता भी नहीं है कि हम स्टीरियोटाइपिंग का हिस्सा हैं या कर रहे हैं। बताइए एक बार। पीडीएफ डाल देंगे। बताओ, जेंडर कॉन्स्टेंसी मैंने बताया, ये तो बच्चे को पता लग जाता है 3 साल के आसपास कि वो जेंडर कांस्टेंट है। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेरेंट्स जो है लड़कियों के लिए डॉल ला रहे हैं और लड़कों के लिए फुटबॉल ला रहे हैं। ये सिंपल बात है कि स्टीरियोटाइपिंग, इसका मतलब लड़की को ये होगा कि मुझे सिर्फ डॉल से खेलना है, फुटबॉल से मैं नहीं खेल सकती हूँ, अगर खेलूंगी तो लोग कहेंगे लड़कों के जैसी रहती हो, है ना। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा आपको करना था, उल्टा भी हो सकता था, या दोनों के लिए सेम चीज भी ला सकते थे। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls। जब एक शिक्षक जो है वो क्या कंसिडर करते हैं कि बॉयज जो हैं, यानी लड़के मैथ्स में ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं बजाय कि लड़कियों के। ये कहना गलत है। हेरिडिटी से कुछ हद तक कोई चीज प्रभावित होगी, लेकिन ये कह देना कि किसी एक सब्जेक्ट में लड़के ही अच्छे होंगे, लड़कियां अच्छी नहीं होंगी, तो ये तो बात गलत हो गई। ये एथिकल नहीं है बिल्कुल भी, ना ये मॉरलिस्टिक है, ना ये बहुत अच्छा स्वभाव है। ये सिंपल जेंडर बायस है। आपने अभी एक मूवी देखी होगी शकुंतला देवी के ऊपर, साउथ इंडियन मैथमेटिशियन थी, बिल्कुल वो उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया, बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है ना। तो जेंडर बायसनेस, मैथ्स में लड़कियां कमजोर ही होंगी या लड़के ही अच्छे होंगे, ये कहना गलत है। ठीक है बात। ये पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लड़कियां कमजोर हैं या सभी लड़के अच्छे ही हैं मैथ्स में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। और मैंने ऐसा देखा है जनरली कि टीचर्स, स्पेशली मैथ्स के टीचर्स, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि अरे लड़कियां भी मैथ्स पढ़ रही हैं, अरे सही भी बता रही हैं और ये भी कर रही हैं। मतलब हद है भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो। ठीक है, ये बात हंसी मजाक के लिए मे भी ठीक होगी, लेकिन ये सेंसिटिव बात नहीं हुई आपके मुंह से सुनना, एक टीचर के मुंह से सुनना, स्पेशली जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। उससे इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
बट द थिंग इज मे बी आपका अनुभव यही कहता हो, क्योंकि समाज में ऐसा ही होता आया है जनरली, बट उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली ही ना हो उतनी, उनको जनरेशन बाय जनरेशन दबाया ही गया हो या सब्जेक्ट्स थोपे ही गए हो कि नहीं नहीं तुम तो होम साइंस ही पढ़ो या यही करो, ये गलत चीज है। तो टीचर्स को सेंसिटिव होने की जरूरत है कि वो बोल क्या रहे हैं, स्पेशली जेंडर को लेकर के। देखो एक बार, आ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। खैर छोड़ो, इन चीजों का कोई अंत नहीं है, ये बहुत ही लंबे समय में परिवर्तन होता है इन चीजों में, और बहुत सारे लोगों को लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं। बट हम एज टीचर्स कोशिश करें कि हमारी भाषा, हमारे एक्शंस ऐसे हों जिससे जनरेशन कुछ बेहतरी की तरफ जा सके, बजाय कि जो खामियां हम में थी वो हम आगे भी ट्रांसफर करें। उससे पहले जरूरी होगा कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट तो करें कि हमारे अंदर कमियां हैं। अगर ये कह दिया जाए नहीं सही है ये बात, तो जब सही है तो फिर तो कभी बदलाव होगा ही नहीं। देखो एक बार, एक जो टीचर है उसको लेबल किया गया है हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन। एक टीचर को चेयरपर्सन कहा गया बजाय कि चेयरमैन के। ये चीज क्या इंडिकेट करती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखो एक बार। फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, इज ड्यूरिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, या हैज जेंडर बायस। बताइए, सी को लॉक कर दिया जाए, कौन कह रहा है ये? लॉक वॉक भी भेज दिया दिखे आपने तो, प्रमोद यादव कह रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, मान लिया आपकी बात, सी को लॉक कर दिया। इज ड्यूरिंग है, आंखें खुल नहीं रही क्या? अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ, हाँ ये क्या दिखाता है? दैट द टीचर इज ड्यूरिंग ड्यूरिंग नहीं होगा, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यूजिंग होगा जहां तक है, यूजिंग होगा जहां तक है। द टीचर इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, यानी कि शिक्षक ने क्या इस्तेमाल किया है? जेंडर फ्री लैंग्वेज का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे ही है ना, या फिर लर्नर्स हैं तो लर्नर्स ही है ना। इसमें लड़कियां मैथ्स सीख रही हैं और लड़के मैथ्स सीख रहे हैं, या लड़कियां अच्छा कर रही हैं या लड़के अच्छे कर रहे हैं, ये आपको डालने की जरूरत क्या है? वो इंडिविजुअल है, नाम बता सकते हो आप, है ना। तो यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज, जितना हो सके आपको जेंडर फ्री लैंग्वेज का और जेंडर पैरिटी का अपनी कक्षा में इस्तेमाल करना है। ये इंटरव्यू में भी काम आएगी चीज, ठीक। जेंडर पैरिटी का, समता का, जहां जरूरत पड़े आपको, जिस बच्चे के प्रति जरूरत पड़े, समान रहना है या इक्विटी दिखानी है, एम्पैथी दिखानी है जब जरूरत हो, ठीक। तो कोशिश तो हम इतनी हद तक करेंगे कि कोई शब्द ऐसा ना हो जो स्पेसिफिकली किसी जेंडर को ऊंचा या नीचा दिखा रहा हो, ठीक। फिर भी अगर कुछ हो जाए बाई चांस इनडायरेक्टली, तो क्या कर सकते हैं? जेंडर चेयरपर्सन की बात की जाए तो, जब मैंने अभी कहा ऑक्यूपेशन से क्या मतलब होना चाहिए कि वहां लड़की बैठी है या लड़का, अगर वो जो जॉब है, वो जो पर्सन चेयर पर्सन है, अब वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये आपको अपनी भाषा में दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो यही बात, यहां एक और क्वेश्चन आ जाता है, कैमरा पर्सन की जगह कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन। हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हमारी जबान से निकल जाता है कई बार, जनरली आज तक भी मैं भी देखती हूँ, कई बार शायद मेरे भी मुंह से निकला होगा नॉर्मल लाइफ में, कि कैमरा मैन कह दिया। आदत ही नहीं है ना हमें, हमने तो दिमाग में बैठा लिया है कि कैमरा है तो मैन ही होगा, ठीक। कैमरा विमेन नहीं कहा और कहने की जरूरत भी नहीं है, कैमरा पर्सन कहेंगे हम, ठीक। कोई भी हो सकता है, भी कैमरा को यूज करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हाउ डज इट मैटर? वो तो उसकी जॉब हुई। अब वो मैन है, विमेन है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या करना है आपको उससे, ठीक। तो कैमरा पर्सन भी यूज कर रहे हैं, तो आप जेंडर फ्री लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, ठीक। हो गई बात, कोई समस्या? एसएसटी तो मैं डील नहीं करती हूं, ठीक है अरवदीप। बस आज के लिए इतनी ही कथा है। देखो पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ABCD ऑप्शन नहीं बता सकती, मुझे लगता है डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें एज ह्यूमन बींग्स भी बेहतर करता है, ठीक है बात। सी ऑप्शन यहां सही हुआ। ये बायसनेस नहीं है, ये बल्कि पैरिटी है, इक्वालिटी है, कि आपने दोनों को बराबर रखा। एक्सेप्टेबल टर्म, ऐसा कहना जरूरी है, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल सब तो यूज कर ही रहे हैं कुछ भी। हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, ये भी कहना गलत है। ये जेंडर के बारे में बात हो रही है, जेंडर को दर्शाया नहीं गया, मतलब जेंडर फ्री लैंग्वेज की बात हुई है, ठीक। हो गई बात। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, होपफुली आपके कुछ बिलीफ्स जो बने हुए थे वो थोड़े टूटे होंगे, नहीं टूटे होंगे तो आप ऑफेंड नहीं हुए होंगे, पॉजिटिवली आपने चीजों को लिया होगा। बाकी सबका अपना परसेप्शन है, सबका अपना जीवन है, बट जो व्यक्तिगत जीवन है, यदि आप बच्चों के साथ उस व्यक्तिगत जीवन की गलत चीजें प्रोफेशनल लाइफ में ना लाएं तो अच्छा ही होगा, उससे बच्चों पे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप फिर भी पर्सनल लेवल पे कुछ भी मानते रहें, बट कोशिश कीजिए स्कूल में है तो मौका बराबर बच्चे के टैलेंट को देखते हुए दिया जाए, ना कि उसके जेंडर को देखते हुए। खैर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट जो लोग करते हैं वो जरूर कीजिएगा, ठीक। ये PDF आपको मिल जाएगी लेट्स लर्न स्क्वाड पे,
है ना। और वही रही बात ये, तो नेक्स्ट चैप्टर शायद जेंडर, मुझे लग रहा है एक सेशन और लगेगा, कल में मैं खत्म करा दूंगी। आज मुझे गले में थोड़ी दिक्कत थी, तो नहीं तो इसी को बड़ा करके मैं आज 1-1.5 घंटे में खत्म करा देती। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब चैप्टर्स को। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, आई एम नंबर 1 एजुकेटर देयर इन टीईटी कैटेगरी, तो आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एक और बहुत स्पेशल बात, इस मंथ अगर मैं बात करूं, कुछ क्लासेस हैं अनअकैडमी पे ही, 20 से 24 तक 5 क्लासेस हैं, और ये मास्टर रिवीजन है। मास्टर रिवीजन मतलब ऑलमोस्ट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में, पांचों के पांचों सब्जेक्ट में, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 और 2 के लिए 3 सब्जेक्ट, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, पेपर 1 के लिए पांचों के पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी, जो मैथ्स है, ईवीएस है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश। 5 दिन सेशन चलेगा, 20 से 24 तक, 4 बजे से 6 बजे तक, 2-2 घंटे की 5 क्लासेस हैं। ये 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके सीटेट के लिए, ठीक है। मैराथन क्लासेस कह सकते हो आप इसको, मास्टर रिवीजन होगा, फ्री है ये सारे सेशंस। आप सभी 4 से 6 में पहले तो हिमांशु सिंह सर्च करके वहां फॉलो कर लो अनअकैडमी ऐप पे। और मुझे लग रहा है लॉगिन के टाइम पे भी वो एक रेफरल मांगेगा, सिर्फ रेफरल यूज कर देना, लेट्स लर्न, तभी आप वो सेशन देख पाओगे, जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि आप किस टीचर के थ्रू आए हो। इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने, जस्ट ये रेफरल यूज करना होगा, फर्स्ट टाइम, वो भी हर बार नहीं, सिर्फ जब पहली बार आप जा रहे हैं, ठीक। तो ये 20 से 24 में शुरू होंगे, लिंक मैं दे दूंगी अभी जैसे ही क्लासेस लॉन्च होती हैं। ये आप जरूर अटेंड कीजिएगा, बेशक आप डेली बेसिस पे मैशअप सीरीज अटेंड ना भी कर पा रहे हो, तब भी 20 से 24 के 5 दिन जरूर अटेंड करने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये एक छोटी सी बात हुई, बाकी अगर आप अनअकैडमी पे, मेरा कोर्स जो है वो आज से शुरू होना था इंग्लिश पेडागोजी का, कल से हो जाएगा 3 बजे। अगर आप प्लस पर हैं या ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट्स लर्न रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा। बस यही एक छोटी सी बात थी। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया ही होगा। अब हम कल मिलेंगे, और तबीयत मेरी जब तक सुधर जाए मैं यही कोशिश करूंगी, है ना। कोई और समस्या हो तो बताओ। बिग बॉस देख लो अब आप। मैं नहीं देखती यार बिग बॉस, आई डू नॉट लाइक बिग बॉस, कभी नहीं देखा मैंने, मजबूरी में कभी एक आध एपिसोड भी, वो भी पूरा नहीं देखा होगा, कुछ मिनट्स का देखा होगा कहीं से। अगर कोई दोस्त है या दीदी है या कोई भी, मतलब दीदी तो अब नहीं देखती है, पहले उन्होंने कभी देखा होगा। तो आई डोंट लाइक बिग बॉस, मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ बिग बॉस, मतलब इससे ज्यादा फालतू मुझे कुछ नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना चॉइस है, हो सकता है आपको पसंद हो, मैं उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं नहीं पसंद करती हूँ, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। हाँ बड़ी नेगेटिविटी आती है ज्योत्सना। चलिए कल मिलते हैं 9:30 बजे रात को, पढ़ाई करेंगे। बाय।